नमस्कार जी। मैं आपको जी सर, जी सर, सेशन स्टार्ट कर दीजिए जी। जी सर। एक होस्ट बने, आप नहीं बने अभी तक? नहीं, मैं नहीं बना। अजय कात्यायन जी बन गए। अजय जी, मुझे होस्ट बनाइए। अजय कात्यायन जी। जी सर, क्या बना रहा हूँ। पार्टिसिपेंट के पास जाके मुझे होस्ट बनाइए। जी आप होस्ट बन पाए नहीं बन पाए, देखिए तो नहीं सर, नहीं सर। क्या हो रहा मैं है तो। मैं होस्ट नहीं बन पाया। बार बार बना रहा हूँ, नेटवर्क का इतना समस्या है। आप होस्ट बन गए हाँ सर, जी सर, चलिए। जी सर, मैं बन गया। थैंक यू सर, आपको प्रणाम सर। थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग शाम को 7 बजे जुड़ते हैं और हम लोग कुछ ना कुछ बीमारियों पे या कोई ना कोई ऐसे विषय पे चर्चा करते हैं जिस पर कभी चर्चा नहीं हुई होती है। तो सभी लोगों का मैं स्वागत करके आज मैं साइनोसाइटिस के पेशेंट पे हम लोग का क्या विचार है, क्या मेडिसिन है, वो हम लोग बात करेंगे। ऐसे साइनोसाइटिस को अगर हम देखें तो आयुर्वेद में प्रतिशय बोलते हैं। तो हमने उस दृष्टिकोण से तो देखा ही है कि अगर धूल का सेवन ज्यादा होता है, शितंबुपान होता है, धुएं का सेवन होता है, तो उसकी वजह से प्रतिशय हो जाता है। और उसमें भी वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, क्रिमिज, ऐसे बहुत सारे टाइप बताए हैं। लेकिन हम थोड़ा मॉडर्न व्यू से देखेंगे इसको और इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद में आप लोग भी आइए और हम लोग चर्चा करेंगे तो और बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। यहाँ हमारे सेशन में डॉक्टर आदित्य झा जी हैं, डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी हैं, डॉक्टर गंगवार सर हैं, श्वेता मैम है, शशि तिवारी मैम है, राम कुमार जी है। बहुत सारे वैद्य हैं जो बहुत ही भारत के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं आयुर्वेद के। और सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग चलिए शुरू करते हैं। मैं थोड़ा मॉडर्न के वर्ड्स पढ़ूंगा और फिर मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा भी बताऊंगा। तो जो साइनोसाइटिस होता है, आइटिस मतलब ये साइनसेस जो रहते हैं ना हमारे, फ्रंटल साइनस, इथमॉइड साइनस, तो इनका इन्फ्लेमेशन होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या बताया अपने बुक्स में, मॉडर्न की बुक्स में बताया कि साइनोसाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरानेजल साइनसेस। पैरानेजल मतलब नाक के चारों ओर जो साइनसेस रहते हैं, ऐसे जगह जहां पे कुछ ना कुछ फ्लूइड रहता है, वो साइनसेस में पैरानेजल साइनसेस मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय एन एलर्जी और इन्फेक्शन। तो मॉडर्न साइंस ऐसा मानता है कि कोई एलर्जी से या इन्फेक्शन से ये होता है। अब इसके दो टाइप रहते हैं, एक एक्यूट साइनोसाइटिस होता है, दूसरा क्रॉनिक साइनोसाइटिस होता है। साइनसेस में इन्फ्लेमेशन हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, एलर्जी कंडीशन की वजह से इन्फ्लेमेशन होना, यही इसका डेफिनेशन है। एक्यूट साइनोसाइटिस में बी कॉज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एंड ऑफन डेवलप आफ्टर समथिंग ब्लॉक्स द ओपनिंग टू द साइनसेस। कुछ ना कुछ अटक गया है वहां पे, उसके वजह से भी ये हो सकता है। सच ब्लॉकेज कॉमनली रिजल्ट फ्रॉम ए वायरल इन्फेक्शन ऑफ द अपर एयरवेज। ये वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है जो अपर एयरवेज में ब्लॉक हो गया है। सच एज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड होता है ना, अब आयुर्वेद भी मानता है कि सर्दी प्रतिशय जो है वो कभी भी हो जाता है। तो वायरल इन्फेक्शन जब मौसम चेंज होता है, हवामान चेंज होता है, बादल आ जाते हैं या कभी बारिश पड़ जाती है, कभी धूप आ जाता है, तो जैसे ही हवा चेंज होती है वैसे ही वायरल इन्फेक्शन होता है। तो उसकी वजह से ब्लॉकेजेस होने लगते हैं और वहां पे इन्फ्लेमेशन होके साइनोसाइटिस ऐसा होता है। आयुर्वेद में ऐसा बताया कि 5 दिन अगर सर्दी रहे तो उसके लिए कोई दवाई ना खाए, कोई एंटीबायोटिक वगैरह कुछ ना खाए, वो अपने आप बॉडी अपना एंटीबॉडीज तैयार करती है और अपने आप वो ठीक हो जाता है। ऐसा ऐसा बोला जाता है। एलोपैथी भी बोलता है कि उसके लिए हर समय कोई सेट्रिजिन या कुछ ले रहे वो गलत है। खुद का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि खुद ही ठीक हो जाए। फिर बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग ए कोल्ड, जब कोल्ड हुआ है, जुकाम हो गया, जुकाम, तो ए swollen mucous membranes of the nasal cavity tend to block the openings of the sinuses।
मतलब जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो रहता है वह स्वोलन हो जाता है, सूज जाता है अंदर ही अंदर, जो नेजल कैविटी में अंदर होता है, और वो ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है। एयर इन द साइनसेस इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो साइनसेस का जो एयर रहता है, और उसमें क्या रहता है कि पूरा ये वायरस और बैक्टीरिया का उसमें मिश्रण रहता है, ऐसा एयर जब रह जाता है ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है। द प्रेशर इनसाइड द साइनसेस डिक्रीज कॉजिंग पेन। जो साइनसेस का अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से पेन होने लगता है। एंड ड्रॉइंग फ्लूइड इनटू द साइनसेस, इसलिए वो अंदर ही अंदर जो फ्लूइड है उसको साइनसेस में भरने लगता है, क्योंकि एयर प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हुआ है ब्लॉकेज की वजह से। ब्लॉकेज क्यों हुआ है? तो कोल्ड की वजह से हुआ है, जुकाम की वजह से हुआ है। द फ्लूइड इज ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बैक्टीरिया। अब जब वहां पे पानी और फ्लूइड जमा हो रहा है, आयुर्वेद में उसको हम द्रव गुण से कफ जमा हो गया है ऐसा बोलते हैं, तो वहां पे बैक्टीरिया की उत्पत्ति होने लगती है। वाइट ब्लड सेल्स एंड मोर फ्लूइड एंटर द साइनसेस टू फाइट द बैक्टीरिया। अब वहां पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होने लगा है, तो जो हमारा WBC है, व्हाइट ब्लड सेल, वो जाएगा, जो बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए जाएगा, अपना डिफेंस मैकेनिज्म जाएगा। जैसे कि आतंकवादी आ गए जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग और कहाँ कठुआ में आ गए, तो अपने जो डिफेंस फोर्सेस है वो जाके फाइट करने, वैसे WBC भी आ जाते हैं। दिस इन्फ्लक्स इंक्रीजेस द प्रेशर। इसकी वजह से अपना WBC भी आ गया, बैक्टीरिया भी आ गया, तो प्रेशर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड कॉजेज मोर पेन, वहां पे दर्द होने लगता है पूरा साइनसेस में। फ्रंटल साइनस, इथमोइड साइनस और मैक्सिलरी साइनस, ये सब में भर जाता है पूरा प्रेशर। एलर्जीज ऑल्सो कॉज म्यूकोस मेम्ब्रेन स्वेलिंग। अब कुछ कुछ लोगों को पोलन ग्रेन से होता है, कुछ अगरबत्ती से होता है, कुछ घर में छौंक पड़ गया है उससे होता है, या कोई धुआं हो रहा है उससे होता है। तो एलर्जी रहता है ना, और बहुत सारे टाइप के एलर्जी रहते हैं। उसकी वजह से वो म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो रहता है अंदर का, पेरिनेजल साइनसेस के अंदर का जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन रहता है वो बहुत ही सेंसिटिव रहता है, तो वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, वो शरीर को बर्दाश्त नहीं होता है। विच ब्लॉक्स द ओपनिंग टू द साइनसेस, वो ब्लॉक कर देता है पूरा, क्योंकि वो पूरा अंदर अंदर सूजन आ गई है म्यूकोजल मेम्ब्रेन में। एडिशनली पीपल विद ए डेविएटेड सेप्टम आर मोर प्रोन टू ऑब्स्ट्रक्टिव साइनसेस। अब बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम के, DNS के आते हैं, जो बीच का जो CNS सॉरी नेजल सेप्टम होता है वो डेविएटेड होता है, एस शेप में होता है या टेढ़ा मेढ़ा होता है। उन लोगों को जल्दी जल्दी ये ऑब्स्ट्रक्टिव साइनोसाइटिस होने का चांसेस बढ़ जाता है, इसलिए उसका ऑपरेशन भी होता है। लेकिन वो कितना सक्सेसफुल होता है कितना नहीं होता है वो तो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। अब इसी तरह से क्रॉनिक साइनोसाइटिस, chronic sinusitis is defined as chronic sinusitis if it has been ongoing for more than 8 to 10 weeks। 8 से 10 वीक से ज्यादा अगर रह रहे, तो 10 वीक का मतलब कितना हो गया, 70 दिन से ज्यादा रह रहे, 2 महीने से ज्यादा अगर ये रह रहे, 2 महीना 3 महीना से ज्यादा रह रहे, तो क्रॉनिक साइनोसाइटिस उसको हम लोग बोलेंगे। इट में फॉलो एन एलर्जी और ए वायरल इन्फेक्शन और एक्सपोजर टू एन एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट। तो इससे ये हो सकता है कि एलर्जी कंटिन्यू मिल रही है उसको, एलर्जन कंटिन्यू मिल रहे हैं, या फिर उसको एक्सपोजर कंटिन्यू मिल रहे हैं, तो वो ठीक ही नहीं हो रहा है, उसके लिए दवाइयां किया लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। हेतु सेवन कहीं ना कहीं हो रहा है, और एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट मिल रहा है, जैसे कि ट्रक का धुआं निकल गया, वो बार बार उसको मिल रहा है, कोई फैक्ट्री में जा रहा है, केमिकल एक्सपोजर कंटिन्यू हो रहा है, या फिर वो ऐसे जगह में रह रहे हैं जहाँ पे क्रश सैंड बनाया जा रहा है, तो धुआं कंटिन्यू मिल रहा है, धूल वगैरह कंटिन्यू मिल रहा है, या उसका जाने आने का ऐसा रास्ता है जहाँ पे बहुत ज्यादा बदबू है और बहुत गंदा चीज उसको सूंघना पड़ता है, तो ये कंटिन्यू अगर रहा तो एक क्रॉनिक साइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। ऑफन द पर्सन हैज ए फैमिली हिस्ट्री, जिसको फैमिली हिस्ट्री रहती है, ए जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन अपीयर्स टू बी ए फैक्टर। तो उनका जीन्स में ही ऐसा रहता है कि उनका जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है बहुत वीक है, और वो फैमिली हिस्ट्री में रहता ही है कि सभी लोगों को, उनके पूरे खानदान में सभी लोगों को ये क्रॉनिक साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम रहता है। और वो हमेशा सेट्रिजिन या अल्ट्रॉक्सिन, ऐसे कुछ कुछ, अल्ट्रॉक्सिन नहीं, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो हमेशा लेते रहते हैं, वो स्प्रे लेते रहते हैं हमेशा। इफ द पर्सन हैज ए बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन द इन्फ्लेमेशन इज मच वर्स। अगर उसको बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन हो गया तो ये इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बेकार हो जाता है। Occasionally, chronic sinusitis of the maxillary sinuses results when an upper tooth abscess spreads into the sinuses। अगर अपर टूथ, दांत का एब्सेस है, अगर वो हो गया, बढ़ गया, तो अंदर ही अंदर वो मैक्सिलरी साइनस,
जो अपने आंख के नीचे जो रहता है मैक्सिलरी साइनस, वहां पे वो फैल जाता है। ये हमें देखने को मिलता है। अभी मैं 1 मिनट अनम्यूट करने का वो देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ। आप लोग आइए और आप लोग कुछ बताइए इस पे, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, हमें चर्चा करनी है। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? अभी देखिए जी ये सर, जो प्रणाम फोटो सर। है इसमें फ्रंटल साइनस बताया कहाँ होता है, स्फेनोइड साइनस कहाँ होता है, इथमोइड साइनस कहाँ होता है, सेप्टम कहाँ होता है, मैक्सिलरी साइनस कहाँ होता है। हाँ बोलिए सर आप। जी सर, प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम सर। साइनेसाइटिस या जो भी आइटिस वर्ड जुड़ा हुआ है वो इन्फ्लेमेशन से है। तो जब भी हमारे पास ऐसे इस तरह का पेशेंट आता है तो उसको आपका ही सूत्र बताया हुआ है सर, एकेटी। एकेटी बहुत ही प्रभावशाली होता है, इसमें हमने देखा है। तो एकेटी का सेवन कराते हैं, कंचनार गुगुल का सेवन कराते हैं, गौक्षुरादि गुगुल, लक्ष्मी विलास रस, नारदीय, हरिद्राखंड, ये सब प्रभावशाली दवा है। नस्य में पहले स्नेहन नस्य नहीं देते हैं, इसको पहले सिरो विरेचन के लिए विरंग तेल, सिगरू तेल, बचा, षटबिंदु, अष्टबिंदु, किसी को भी जो उसके पेशेंट का जो मतलब अच्छा लगता है, कंफर्ट महसूस करता है। और ये जब सिरो विरेचन के बाद फिर स्नेहन नस्य अनु तेल का, और एक हमारा योग है जो गाय का घी 100 ग्राम और केसर 1 ग्राम, उसको बढ़िया से मिला करके हम बना के रखते हैं। ये साइनोसाइटिस के पेशेंट के लिए इतना प्रभावशाली है कि जहां भी, लेकिन ये जब हम स्नेहन नस तभी देते हैं जब पहले सिरो विरेचन कराने के बाद ही। और ऐसे पेशेंट का थोड़ा सा देखना होता है, जैसे आपने बोला सर कि अगर स्पेक्ट्रम वगैरह में किसी तरह का दिक्कत हो रही है तो वो भी देखना है। क्योंकि अगर वो बिना देखे हुए अगर नस दे देते हैं तो और परेशान हो जाता है पेशेंट, उनका कंजेशन और बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो हमको फिजिकली दर्शनम करना है, दर्शन करके और उसके बाद ही विरेचन, ये जो भी हम नस की बारे में जो भी सोचते हैं वो करना है। दीपन पाचन और नित्य विरेचन ये भी बहुत प्रभावशाली होता है इसमें। कहीं भी करते हैं तो सबसे पहले 3 से 5 दिन का तो दीपन पाचन, और नित्य विरेचन के लिए 7 से 10 दिन रखते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर। और आज के समय में देखे ही हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि सुबह सुबह में बहुत स्नीजिंग होती है, जैसी ही धूप निकलता है तो बोलते हैं कि स्नीजिंग कम होता है। तो आप ही का सर मैंने लेक्चर सुना था, तो आपने बताया कि जहाँ ज्यादा स्नीचिंग होती है इसका मतलब है कि वात का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। तो देखे हैं कि इसमें जब हम सिरो विरेचन कराकर स्नेहन नस से देते हैं तो ये जो स्नीजिंग ज्यादा आती है, इसका मतलब है कि उसका जो नेजल पैसेज है उसमें इरिटेशन ज्यादा हो रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं बात का क्षय है, ये जिसके कारण या अवरोध हो रहा है, जिसके कारण इसको बार बार स्नीजिंग हो रहा है। स्नीजिंग होना, कफिंग होना, ये सब हमारा नेचुरल मैकेनिज्म है, जिससे कोई भी चीज इरिटेशन होता है तो वो चाहता है कि उस चीज को, इरिटेशन को दूर करे। तो यहाँ पर नस्य करना बहुत ही प्रभावशाली होता है। साथ में हमारे पास जो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के रूप में एकेटी, कंचनार गुगुल, वृद्धि वाटिका बट्टी भी मैंने चलाया है कई जगह पे, वो भी बहुत अच्छा प्रभाव देता है। और जहाँ हम ज्यादा देखते हैं कि क्लेद है तो गौक्षुरादि गुगुल चलाते हैं, लक्ष्मी विलास रस और कुछ। जब ये सब थोड़ा सा सही हो जाता है उसके बाद फिर इसको रसायन देते हैं। ब्रह्म रसायन हो गया, स्वामला आता है, ये सब सेवन कराते हैं। तो 3 से 4 महीना में क्रॉनिक से क्रॉनिक भी सही हो जाता है सर। जी सर। आप पंडित जी, आप तो दवाई पे आ गए एकदम, तुरंत जंप मारे दवाई। आप हेतु बताइए थोड़ा, हेतु आपके पेशेंट में क्या हेतु मिलता है? पेशेंट को जी साइनोसाइटिस सर। क्या होता है? आप लक्षण बताइए और हेतु हेतु। बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी जी जी। जी सर, हेतु हेतु में देखे हैं कि सबसे पहले वो लोग तो सुबह सुबह उठ के 3 3 4 4 गिलास पानी पीना, ये सबसे बड़ा हेतु हमको मिला है। बोलते हैं उतना की प्यास लगी हुई रहती है, तो बोलता है कि नहीं, प्यास तो नहीं लगी रहती है, लेकिन जब तक नहीं पियेंगे तो पेट साफ नहीं होता है। तो अधिक मात्रा में जल का सेवन जो करते हैं सर, ये सबसे बड़ा हेतु हुआ। दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं हमारा ये इम्यून सिस्टम से रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित है। तो इसमें रोग प्रतिरोध क्षमता का कहने का मतलब, आज के जो जितने भी हम फास्ट फूड वगैरह जो ले रहे हैं, वो फास्ट फूड कहीं ना कहीं जो सोडियम ग्लूटामेट वगैरह, सोडियम एस्पार्टम, ऐसे चीज जो डालते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है।
तो ये सब तो मिलता ही है कि जो लोग रहते हैं रात को दही का सेवन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं, ये सब सर हेतु मिलता है पेशेंट में। जी जी बहुत सर। बढ़िया। हाँ तो मैं यही सुनना चाहता था। और लक्षण में क्या रहता है, मतलब नाक से पानी आना, सूखापन होना, हेडेक होना, क्या होता है वो भी बताइए। सबसे कॉमन तो सर मिलता है कि स्नीजिंग, और वो भी बोलते हैं कि सुबह में अर्ली मॉर्निंग जैसे ही उठते हैं तो छींक इतनी मतलब छींक के वेग आता है कि परेशान हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही धूप निकलता है वैसे ही ठीक हो जाता है उनको। ये सबसे बड़ा। दूसरा बोलते हैं कि रात को अगर हम हवा फैन के नीचे सो जाते हैं तो नेजल कंजेशन हो जाता है, हमको बार बार उठना पड़ता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ये सब सर लक्षण बताते हैं। बहुत बढ़िया बताया आप डॉक्टर शशि सर सर दर्शन आपने बोला, सर दर्शन में क्या देखते हैं सर? हाँ दर्शन में क्या दिखते हैं वो बताइए सर। दर्शन में सर वही पॉलिप वगैरह तो नहीं है, वहां पर कंजेशन का क्या कारण है, इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। वो इन्फ्लेमेशन वगैरह तो देखना ही होता है ना सर। अगर ये बिना इन्फ्लेमेशन देखे अगर हम डायरेक्ट अगर हम स्नेहन नस वगैरह दे तो 100% वो पेशेंट हमारे यहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि और उसको दिक्कत हो जाएगी। तो अगर वहां पे इन्फ्लेमेशन ज्यादा है तो हम पहले नस से नहीं देते हैं, ऐसा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग AKT वगैरह चलाएंगे। और इन्फ्लेमेशन जब कम होता है और उसको क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा बाहर से एक्सटर्नल जितना भी तीक्ष्ण तेल है उसमें से कोई भी तेल को अप्लाई करो, और कोई टॉवेल वगैरह लो, उसको आयरन से गर्म करके उस नाक एरिया पर हीट करो। साथ में सर जब भी नेजल कंजेशन होता है तो जब से सर से मैंने मर्म सीखा है तो मर्म का भी यूज करते हैं। मर्म से इमीडिएट नेजल जो कंजेशन होता है, ब्रीदिंग सांस लेने में दिक्कत है, वो तुरंत उसको आराम मिलता है। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए तो बोलता है कि ठीक लग रहा है, फिर उसको वैसा ही हो जाता है। तो दवा के साथ साथ वो कहने का मतलब कि जब तक अंदर का सूजन खत्म नहीं होगा तब तक तो सही नहीं हो जाएगा। तो सूजन अगर देख लेते कि है तो उसमें नस से पहले नहीं देते हैं। जब वो नस से ठीक हो जाता है, सूजन में थोड़ा बेटर हुआ, फिर उसको सिस्टमैटिक सिरोविरेचन फिर स्नेहन नस से देते हैं। जी सर। और वो जो ऑट्रिविन देते हैं स्प्रे, वो भी तो नस से ही हुआ ना आपके हिसाब से? नस है सर, लेकिन उससे तो बोला गया है वो बीपी भी रेज करता है, वो तो जा करके डायलेशन का काम करता है ना, हमारा जो वासो डायलेटर करता है वो स्फुरित कर देता है, जिससे हमको कंफर्ट लगता है नाक में देने के लिए। लेकिन उसको भी अगर हम ज्यादा देते हैं तो बीपी को रेज करता है, और सर वो वासो सब जगह पर डायलेशन में तो बीपी वासो कंस्ट्रिक्टर में होगा ना सर? जी नहीं वो जी। सर पैरानेजल बीपी से साइनस को शूट ओपन करेगा कर ना सर, देते हैं। बीपी वासो कंस्ट्रिक्टर में करेगा, वासो डायलेशन में तो बीपी नीचे आएगा। जब वेसल से डायलेट होगी तो सर बीपी का फ्लो तो कम हो जाएगा ना? हाँ तो बढ़ भी तो जाता है कंजेशन में। हाँ, वासोडाइलेटर होना का मतलब कि उसका जो है डायमेंशन बढ़ गया तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। जी। ठीक सर है। एक यूकेलिप्टिस का बताते हैं सर, यूकेलिप्टिस नीलगिरी को तेल। उसका स्टीम इनहेल कराते हैं सर, मैंने देखा है बहुत अच्छा रोल है सर। जी जी। हाँ हाँ बिल्कुल 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 उसको कराते हैं। या सर अभी जो दिव्य धारा करके तेल आता है उसका भी आप करेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छा मैंने इफेक्ट देखा है, उससे भी बढ़िया होता अमृत है। धारा। या कुछ भी नहीं है तो घर में हरिद्रा है ना, हरिद्रा का चूर्ण लीजिए और उसका भाप जो है दिलवाइए, उससे भी बहुत जल्दी इफेक्ट आता है, जो जी कंजेशन है खुलता है। जी। मैंने हरिद्रा का यूकेलिप्टिस के चूर्ण लिए का भी बहुत अच्छे देखिए। रिजल्ट लिए मैंने तो। आप कैसे करते हैं हरी हम्म। बत्रा जी, थोड़ा बताइए यूकलिप्टस का क्या करते हैं? सर स्टीम स्टीम दिलाते हैं ना, पानी के अंदर उसको डाल के सर स्टीम इनहेल कराते हैं, इमीडिएट इफेक्ट। नेजल ब्लॉक होता है ना सर, इमीडिएट इफेक्ट आता है सर, मैंने देखा है ये। जी। और वो कंबल ओढ़ के ऐसे वो कर लेते हैं? कंबल ओढ़ के सर वैसे देंगे तो बात बनेगी नहीं ना सर, वो थोड़ी देर तो उसको रखना पड़ता, वो फिर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, फिर वो कहाँ से, फिर कंजेशन वैसी की वैसी रह जाएगी सर। जी। हाँ बहुत। सर, ये लेकिन एक चीज और सर मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एक पेशेंट के हम मेरे पास आया था, जो किसी डॉक्टर ने बताया या खुद से ही बराबर रेगुलर स्टीम ले रहे थे तो आंख में हीट जाने से उनको आई साइट में प्रॉब्लम आ गई थी। तो जब भी अगर हम इस तरह का अगर देते हैं वाप लेने की बताते हैं वास्प लेने के लिए, तो आंख पे अगर कोई टॉवेल वगैरह है पतला, अगर हैंकी वगैरह है उसको भिंगो करके और उस पे आंख पे पट्टी जैसा बांध कर ले तो ज्यादा बेटर रहता है।
नहीं सर, डिस्टेंस बना के देंगे ना, कम से कम उसको आधा मीटर की डिस्टेंस बना के देंगे, ताकि वो कपड़ा उड़ा के डिस्टेंस बना के देंगे, धीरे धीरे स्टीम वो वहां तक जाए, नाक तक जाए। अगर ऊपर देंगे तो दिक्कत आएगी ना सर, थोड़ी डिस्टेंस बना के रखेंगे। आंख आंख के पास तो वो तो अफेक्टेड होता ही है, अगर रेगुलर नहीं, कभी कभी अगर हम इमरजेंसी ट्रीट कर रहे हैं तो ठीक है सर। वो जो आए हाँ थे हाँ, ना, वो बोले कि रेगुलर ही ले रहे थे और लगभग 3-4 महीने से रेगुलर ले रहे थे, उनको बेटर और फील नहीं कर रहा नहीं था, इतना था। लेकिन बोले उनके आंख में दिक्कत हो गई थी। जी जी, नहीं लंबा जी टाइम तो नहीं देता। जी जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप कुछ बोलिए इस पे, आपका सुनना है हमें। शशि तिवारी मैम कुछ बोलना चाहेंगी इस पे, या कोई और बोलना चाहता है? अनुरिता मैम कुछ बोलना चाहेंगी इस विषय पे? नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी सर, प्रणाम सर। साइनोसाइटिस वगैरह के जितने पेशेंट्स मैंने देखे हैं आज तक, मेजॉरिटी पेशेंट में स्ट्रेस की हिस्ट्री रहती है। जैसे सर ने बताया, ट्रीटमेंट वगैरह तो लगभग वही होता है, लेकिन मेन चीज है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। तो जिन लोग को भी स्ट्रेस वगैरह रहता है, उनको ये प्रॉब्लम होती है। जिनका वो कब्ज की परेशानी रहती है, अधिकतर किडनी स्टोन होता है, उनको इस तरह की तकलीफ होती है। या जिन लोग का आदत होता है, कुछ लोग आजकल बड़ा फैशन चला हुआ हॉट एंड कोल्ड खाने का, तो आइसक्रीम खा रहे हैं, गुलाब जामुन के साथ खा रहे हैं, या राइस वगैरह ज्यादा लेते हैं। और मेन तो सर स्ट्रेस की हिस्ट्री रहती है, क्योंकि जहाँ पर भी स्ट्रेस होता है वहां पर होता है। और खास करके ऐसे पेशेंट जब सुबह सोकर उठेंगे तो आंख के पास उनमें, नाक के वाले पोर्शन पर दबाएंगे, मतलब कनीनक संघी के पास में, तो वहां पर पेन होता है। या जब सर पढ़ाते थे हम लोग को कॉलेज में, तो बताते थे कि साइनोसाइटिस के पेशेंट का टिपिकल ये लक्षण होता है कि जब वो सुबह सोकर उठता है तभी से उसको गुस्सा लगी होती है। तो ये चीजें होती हैं जी सर। जी, थैंक यू। अनुरिता मैम आप कुछ लिखिए, आपको क्या एक्सपीरियंस है? अनुरिता मैम सुन पा रही हैं? यस सर, यस सर। एक्चुअली नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। काफी कुछ डॉक्टर्स ने बता भी दिया है और मैडम भी बता रही थी, लेकिन इसमें मैं जो आमाशयगत संप्राप्ति या पक्वाशयगत संप्राप्ति है वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कितना भी एक जैसे काफी लोग एंटीबायोटिक बोल रहे हैं या बाकी का जो चीज बोल रहे हैं, संप्राप्ति भंग करने के लिए उसका जो आमाशयगत संप्राप्ति है उसको दोष निर्धारण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जैसे किसी ने अभी नीलगिरी तेल बोला, तो मैं इसके पहले भी बोल चुकी हूँ, पुनर्भव के लिए आपको लॉन्ग टर्म साइनोसाइटिस के लिए अनुतेल नस से बहुत अच्छा फायदा देता है। अगर आपका डीएनएस वगैरह बाकी का चीज है और उसके साथ में अगर साइनोसाइटिस है, तो उस वक्त में आपको अनुतेल के साथ में आप और कोई तीक्ष्ण चीज भी यूज कर सकते हैं, वचा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली जहाँ पे साइनस का बहुत, जैसे माइग्रेन के साथ में साइनोसाइटिस रहता है, पेशेंट का क्रॉनिक हिस्ट्री रहता है, तो उस इसमें आप ब्रूहन के लिए जो अपना क्षीर वाला तेल है वो भी नस से बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलरली जो हमारे मैक्सिलरी साइनस, टॉन्सिल साइनस और ये जगह पे जब पूरा तरह से दोष मतलब उत्क्लेशित नहीं होते हैं, तो वहां पे आपको नाड़ी स्वेदन या फिर नीलगिरी गंधपुरा और इसका कॉम्बिनेशन, जो मैं एक इनहेलेट कंपनी का यूज करती हूँ, मेरिडान कंपनी का इनहेलेट, बहुत अच्छा फायदा देता है। जो ठंडक वाली सीजन्स रहती है, छोटे बच्चों में बहुत जल्दी बलगम बढ़ जाता है और आप उनको कुछ भी नहीं दे पाते हो, नस से भी नहीं बाकी का, तो आप बस वो जो ऑयल है, नीलगिरी तेल का ऑयल है, देन गंधापुर ऑयल है, इसके कॉम्बिनेशन आप उसके छाती को भी लगाते हैं, कपड़े को भी लगाते हैं, सिर्फ महक भी जाती है, तो भी वेरी नाइस रिजल्ट यू गेट। बाकी इंटरनली तो बताया, लेकिन आम पाचन भी उतना ही जरूरी है। तो आपके पास जब ये पेशेंट आ रहे थे कोरोना टाइम में, तो आप स्पेशल क्या दे रहे थे? सर मैं स्पेशल तो मेरा जो मतलब अपना एकेटी है वो तो चलाई थी, लेकिन उसके साथ में मेरा पर्टिकुलरली लक्ष्मी विलास नारदीय चलाना, नाड़ी स्वेदन देना, पेशेंट को तो हम कांटेक्ट में नहीं कर सकते थे, तो जो नेबुलाइजेशन है, मैं नेबुलाइजेशन में भी नीलगिरी गंधापुरा डाल देती हूँ सर। तो ये सारी चीजें, क्योंकि बहुत अच्छा, बहुत फास्ट काम मिला। और अगर इंटरनली कुछ देना है तो शुंग सीतोपलादी के साथ में वासा गुरुची, ये सारी चीजों का जब मैंने इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छा फायदा मिला था। जहाँ पे भी किसी को एक बार भी अगर निमोनिया हो चुका है या लंग्स में कुछ इन्फिल्ट्रेशन है, तो वहां पे आप शुंग भस्म, ताम्र भस्म और उसके साथ में सीतोपलादी, गुरुची, वासा, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं अलॉन्ग विद एकेटी, बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और बेसिक हेतु पे जैसे आपने बोला वो बिल्कुल सही बोला, आजकल का हेतु रिकरेंट हेतु है कि वी आर एक्सपोज टू डस्ट, बट वी आर ऑल्सो एक्सपोज टू लॉन्ग टर्म एसी,
जो सेंट्रलाइज एसी रहता है, जो बाकी का एसी, दैट कलेक्ट इमीडिएटली आपका जो है सारे स्रोतों में अवरोध होके वहां पे कफ जम जाता है। तो जब भी आप ऐसे कहीं पे है तो यू सी दैट कि इधर यू शुड अवॉइड सेंट्रल एसी, जो अगर आप नहीं अवॉइड कर सकते तो यू शुड अप्लाई योर साइनसिस, जो हमारा रेगुलर नस्से का प्रावधान है उसको फॉलो करिए, आप नस से लेके जाइए और आने के बाद में भी नस से करिए। तो उनके साइनसाइटिस आज नहीं डेवलप होंगे लेकिन कल को जाके डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, अभी आप मेरा सुनिए। जब एक्यूट साइनोसाइटिस होता है तो उसमें क्या होता है, पेन होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, टेंडरनेस होता है बहुत ज्यादा, स्वेलिंग होता है। जो भी अफेक्टेड साइनसेस होंगे, या तो फ्रंटल साइनस में होगा, स्फेनोइड साइनस होगा, इथमोइड साइनस होगा, मैक्सिलरी साइनस होगा, जहां भी अफेक्ट है वहां पे पेन होगा, टेंडरनेस होगा बहुत ज्यादा, और स्वेलिंग होगा। और उसके वजह से मैक्सिलरी अगर साइनसेस हुआ तो क्या होता है कि आई के नीचे जहाँ पे मैक्सिलरी एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहता है, और दांत में दर्द रहता है, टूथेक, और हेडेक, सर दर्द भी रहता है, ठीक है। अब मॉडर्न में इसको और स्पेसिफाई किया गया है। अगर फ्रंटल साइनोसाइटिस रहता है तो हेडेक रहता है पूरे फोरहेड पे। अगर इथमॉइड एरिया में रहा, अगर वहां पे इंफेक्शन रहा तो उसकी वजह से आईज में और हेडेक, आईज में बहुत स्वेलिंग रहता है, पेन रहता है, और पूरा सर दर्द होता है। और ये स्प्लिटिंग पेन होता है, जैसे कि कुछ चीज स्प्लिट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इस तरह से होता है। और सर दर्द भी बहुत सीवियर होने लगता है अगर इथमॉइड एरिया में अगर साइनोसाइटिस हुआ तो। अगर स्फेनॉइड एरिया में अगर साइनोसाइटिस है तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे सिर में आगे और पीछे दर्द बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा सीवियर होता है। एक्यूट साइनोसाइटिस रहता है, उसका जो पस होता है वो येलोइश रहता है, ग्रीन पस निकलता है। फीवर और चिल्स भी होता है, मतलब ठंडी बज के बुखार आ रहा है और बुखार फीवर भी आता है। उसी तरह से इन्फेक्शन जो रहता है वो और ज्यादा बढ़ने का डर रहता है, आईज की तरफ जा सकता है। कभी कभी ये आंखों का जो विजन है वो भी हैम्पर होने लगता है, और आंखों में स्वेलिंग आने लगता है बहुत ज्यादा। तो ये कभी कभी एक्यूट साइनोसाइटिस से ब्लाइंडनेस, आंखों का अंधेरा छाना और दिखाई देना बंद होना, मतलब अंधा होना, ये भी होने का चांस रहता है अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया है तो। उसी तरह से क्रॉनिक साइनोसाइटिस जो रहता है उसमें पेन कंटिन्यू रहता है, कंजेशन कंटिन्यू रहता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, लॉस ऑफ स्मेल ये रहता है, मतलब वहां का गंध ज्ञान पूरा चला जाता है, नेजल कंजेक्शन रहता है। और दूसरा क्या है कि अगर कुछ कुछ लोगों को अलग अलग कलर के डिस्चार्ज हो रहे हैं तो उनको स्मेल लॉस पूरा हो ही सकता है, और उनको ना फीवर आता है, या ऐसे कंडीशन अप डाउन होती रहती है, लॉस ऑफ स्मेल। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट है जिनको 20-20 साल से वो लॉस ऑफ स्मेल हो गया था, और कोरोना टाइम में भी ऐसे हो रहा था कि लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, ऐसा वो सिम्टम आ रहे थे। तो इसके लिए सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करना है तो सीटी स्कैन, एमआरआई वो कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं पैरानेजल साइनसेस में कि कहाँ कंजेशन है, एक्सरे से सब चीज दिख जाता है। अगर वो अपने आप ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तब की बात बताई जा रही है कि एक्सरे करना चाहिए या सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन करके हमें ज्यादा अच्छे से समझ आता है। दूसरा क्या है कि कफश शिरशूल रहता है, पूरा शिरो गौरव, शिरो जाड्यता, शिरशूल ऐसे जब रहते हैं तो हम दुष्ट प्रतिशय, वो मांस धातु में दुष्टि जा रही है तो दुष्ट प्रतिशय, ऐसा हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसमें कफ को शमन करने वाली हम दवाई देते हैं, जैसे पंचकोल हो गया, त्रिकटु हो गया, ऐसे द्रव्य देते हैं, या फिर हम टंकन भस्म देते हैं, जो भी मतलब कफ को शमन करे ऐसे चिकित्सा दिया जाता है। दूसरा है कि पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, पेन हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंजेशन है, तो वायु का प्रकोप हुआ है, तो वहां पे हमें वायु को शमन करने के लिए स्नेहन करना पड़ता है। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या रहता है कि कफहर औषधियां देना है, इंटरनल दवाई भी देना है, और इनहेल करने के लिए या तो प्रदमन नस से दे दीजिए या फिर शिरोविरेचन दीजिए। कफहर औषधियां, अगर बहुत ज्यादा कफ निकल रहा है वहां से सब जमा है तो रुक्ष औषधियां देते हैं। प्राणव स्त्रोतस की दुष्टि की चिकित्सा जो बताई है वह सब हम लोग देते हैं। तो कभी कभी हमें वमन देना पड़ता है, और प्राणव स्त्रोतस पे काम करने वाले दवाइयां बहुत सारी हैं, जैसे कि कंटकारी है, त्रिकटु है, दशमूल है, आप लोग बताइए, भारंगी है, काली मिर्च है, पिपली है, शुंठी है, ये सब का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी हमें कफश शिरशूल की चिकित्सा करना पड़ता है। कभी कभी हमें दुष्ट प्रतिशय, वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है तो सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, गंधक रसायन,
ये सब ऐसे एंटीबायोटिक दुष्ट प्रतिशय आयुर्वेद की सारी चिकित्सा देना पड़ता है। उसी तरह से हम कषाय में दशमूल कषाय देते हैं, व्यग्रदादि कषाय देते हैं, वर्ण आदि कषाय, गुगुल तिक्ता कषाय, फिर उसके बाद में इंदुकांत कषाय देते हैं, त्रिकटु देते हैं हम लोग, सुदर्शन टैबलेट देते हैं, तालिसादी चूर्ण देते हैं, गोमूत्र हरितकी देते हैं, व्योषादि गुटिका देते हैं, और आसव रिश में हम लोग बासा रिश देते हैं, अमृता रिश देते हैं। और कभी कभी रुक्षता बढ़ रही है और वहां पे कंजेशन है तो हम गुगुल तिक्ता घृतम, इंदुकांत घृतम, वर्णादि घृतम, षडफल घृतम, कंटकारी घृतम, ये सब देते हैं। और रस औषधि में हम लोग लक्ष्मी विलास रस देते हैं, अग्नि कुमार रस, त्रिभुवन कीर्ति रस। रस मतलब त्रिभुवन कीर्ति रस जो है वो तीनों लोकों में, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और नरक लोक, सभी जगह प्रसिद्ध है। ऐसा त्रिभुवन कीर्ति बहुत ही बेस्ट दवाई रहता है। कभी कभी हम रासनादि चूर्ण देते हैं। अगर हमें उद्वर्तन करना है, ऊपर सिर में कफ का विलयन करना है, तो रासनादि चूर्ण को पानी में मिक्स करके उद्वर्तन करते से रगड़ते हैं, नासिका के ऊपर करते हैं। उसी तरह से हम लोग शुंठी चूर्ण को गर्म पानी में मिक्स करके और लेप लगाते हैं वहां पे। उसी तरह से त्रिकटु चूर्ण को गर्म पानी में करके और लेप लगाते हैं। उसी तरह से अभी आप लोग बताइए, आप लोग क्या क्या करते हैं और कुछ आप लोग का एक्सपीरियंस है। वर्षा मैम कुछ बताइए आप, हम आपका भी सुनना चाहते हैं ट्रीटमेंट। प्रशांत भट्ट जी आप कुछ बताएंगे, आपके पास साइनोसाइटिस के पेशेंट आते हैं तो आप कैसे मैनेज करते हैं? वर्षा मैम बोलिए, प्रशांत भट्ट जी बोलिए। प्रणाम सर। मैं तो उसको सर प्लेन वाटर की स्टीम लेने ही बोलती हूँ, और अपना ये सीतोपलादी वगैरह, सीतोपलादी तालिशादी, लक्ष्मी विलास रस, इसका कॉम्बिनेशन बना के देती हूँ। उतने में भी हो जाता है, पर अभी जब से पता चला तो नस से दे सकते हैं सर इसमें कि नहीं, ब्लॉकेज होता है? शिरोविरेचन वाले पहले नस से देंगे, बाद में स्नेहन और ब्रेन। हाँ जी सर, तो बचा तेल से 2-2 बूंद करके शुरू किया था एक पेशेंट में, पर वो 1-2 दिन बाद गायब हो गई जी। इसमें हम वमन कर सकते हैं। जब वमन कराते हैं, अगर बहुत ज्यादा दोष बढ़े तो वमन सर्वश्रेष्ठ रहता है, और स्वेदन कर्म भी अच्छा रहता है। सिर पे ना करके पूरे बॉडी में स्वेदन कर्म करते हैं। विरेचन देते हैं तो कल्याणक गुड़म देते हैं, अविपत्तिकर चूर्ण देते हैं। विरेचन से पूरा दोष निकल जाता है, क्लेदक कफ और पूरा जो कफ विकृत है सब आमाशय की शुद्धि हो जाती है। उसी तरह से हम लोग ये करते हैं, नस्य में हम लोग षडबिंदु तेल का नस्य देते हैं, अपामार्ग तेल का, क्योंकि ये जो है चरक संहिता में कौन सा है, अपामार्ग तंडुल्य अध्याय शिरोविरेचन के लिए, तो अपामार्ग से सिद्ध क्या हुआ तेल वो देते हैं। त्रिकटु चूर्ण का प्रदमन नस्य देते हैं, शिरोविरेचन गण के तेल का नस्य देते हैं। एक SNA औषधालय करके है साउथ की कंपनी, वो शिरोविरेचन गण तेल ऐसा बनाते हैं, उसका नस्य आप लोग देखिए बहुत बढ़िया है। या महाभृंगराज तेल का एक महाभृंगराज सिद्ध तेल, इसका नस्य देने से बहुत अच्छा रिजल्ट अच्छा आता है। रासनादि धूमवर्ती देने से फायदा होता है। और अगरू, गुगुल और ऐसे जो तीक्ष्ण दवाएं हैं ना, उनका धूमवर्ती अगर दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। बाकी आप लोग बताइए, प्रशांत भट्ट जी आपका कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए कृपया। प्रणाम सर। सर आवाज आ रही मेरी? आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ सर, ऑलमोस्ट दवाई आपने बताई दी सभी लोगों ने। यहाँ पे सर लंघन भी मतलब हम करा सकते हैं। यदि बहुत ज्यादा मतलब सिक्रीशंस हो रहे हैं तो आप सौंठ का पानी दे सकते हैं। सौंठ और सौंफ का पानी दिन भर पिलाने के लिए दे सकते हैं, जिससे कि आपका कफ पचे, आम पचे। और यहाँ पे आप चित्रक आदि वटी, आम पाचक वटी जैसी अग्नि को बढ़ाने वाली दवाइयाँ दे सकते हैं। और इसके साथ में जो आपने बताया त्रिभुवन कीर्ति रस का बहुत अच्छा और बहुत बड़ा रोल है इसमें। त्रिभुवन कीर्ति रस, चंद्रामत रस, टंकण भस्म, कलिशादी चूर्ण, आपका लक्ष्मी विलास रस, इस टाइप की दवाइयां सर इसमें देते हैं तो काफी आराम होता है। जी सर। जी। और आपने जो बताया ना त्रिभुवन कीर्ति रस, तो आप क्या करा करिए कि त्रिभुवन कीर्ति रस और गंधक रसायन ये कॉम्बिनेशन में दीजिए, तो गंधक रसायन इन्फ्लेमेशन को ठीक कर देता है, सूजन को कम कर देता है। त्रिभुवन कीर्ति तो पूरा कफ को नष्ट कर देता है, आम का भी पचन करता है, बहुत अच्छा काम करता है। और सर आप प्रशांत भट्ट जी आप बोले कि अग्नि को बढ़ाना है, आम पाचक, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। मुझे मालूम है लेकिन आप सबको बताइए कि आम पाचन क्यों करना है, अग्नि को क्यों बढ़ाना है, क्या कॉन्सेप्ट है? सर कोई भी बीमारी मतलब अपने आयुर्वेद में सब बोला गया है कि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है
वो आपकी जाठर अग्नि ही है। जब भी अग्नि मंद होगी तो आम की उत्पत्ति होगी, हमारी इम्यूनिटी वीक होगी और हमें बीमारी होगी। तो यहाँ पे मतलब दीपन पाचन का तो बहुत ज्यादा महत्व है। आपको यदि साइनोसाइटिस को बिल्कुल ठीक करना है तो यहाँ पे आपको आम का पाचन करना पड़ेगा, दीपन पाचन करना पड़ेगा। जी। जी और आपने सर। लंघन भी बताया कि लंघन भी कराना है। हाँ, लंघन भी करा सकते हैं उसमें सर, लंघन का भी बहुत अच्छा रोल है। सर अभी मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं अभी, मतलब 103 104 फीवर देके पेशेंट आ रहे हैं अभी भी, कफ एंड कोल्ड लेके आते हैं, टॉन्सिलाइटिस लेके आते हैं। तो वहां पे सर ये मतलब ये जो मतलब जो आपने बोला ना कि कोरोना काल की बात चली थी, तो यो जी 3 दिन का जो कोरोना डाइट है आपकी, मतलब 3 दिन तक आपको सिर्फ उनको सौंठ और सौंफ का पानी पिलाना है, लंघन कराना है, मूंग की दाल का यूज देना है, आपका चावल की माड़, मतलब ऐसे हल्की हल्की चीजें देते हैं तो बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। मतलब इवन जो मतलब 5 5 6 6 दिन पुराने बुखार जो एंटीबायोटिक खा के भी नहीं जा रहे, वो हमारे लंघन और आम पाचन से चले जाते हैं ये। और साथ में फिर ये दवाइयाँ जो इतनी सारी अभी डिस्कस हुई, इनमें से अपन ये दवाइयाँ दे सकते हैं। यहाँ पे प्रवाल पिस्टी और गिलोय सत्तू का भी बहुत अच्छा रोल है। जब मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको 103 104 फीवर रहता है, तो इनमें मैं ये 2 चीजें जरूर मिलाता हूँ। तो 3 दिन 2 दिन 3 दिन में फीवर चला जाता है का। जी सर। जी। और डॉक्टर श्वेता मैम आप कुछ बोलेंगी? गंगवार सर, डॉक्टर आदित्य झा जी कुछ बोलिए आप लोग प्लीज, आप लोग का एक्सपीरियंस। डॉक्टर माधुरी मैम कुछ बोलिए प्लीज। डॉक्टर महाजन सर कृपया बोलिए कुछ। नमस्कार सर, नमस्कार सबको। हाँ जी सर बोलिए सर। आज देखिए गर्मी में गर्मी इतनी पड़ रही है, लोग एसी गाड़ी में जा रहे हैं, एकदम एसी में गए और कहीं गाड़ी पार्क की और गर्मी में बाहर निकले तो चिल्ड एसी चला लेते हैं गाड़ी में और फिर बाहर निकलते हैं तो एकदम बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है, तो उससे भी ये साइनस वगैरह फीवर, हाई फीवर होना हो जाता है। तो पेशेंट को ये समझाना, मैं तो समझाता हूँ कि एकदम एसी से गर्मी में मत जाओ, गर्मी से बाहर आए हो तो कहीं जा रहे हो ऑफिस में या क्लिनिक पे तो एकदम एसी में मत घुसो, थोड़ा अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल आने दो फिर एसी में घुसो, या एसी से बाहर आए हो तो गाड़ी में जा रहे हो तो एसी बंद कर दो पहले 5 मिनट पहले, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो जाए फिर बाहर निकलो। तो ये बॉडी वेरिएशन, एकदम टेम्परेचर वेरिएशन होने से भी ये साइनस होना, फीवर होना होता है। और लोग क्या करते हैं, अभी थोड़ा गर्मी आ गया ना, बारिश अभी थोड़ा रुका है तो लोग ना गन्ने का रस, आइसक्रीम कुछ ज्यादा ही खाते हैं, उल्टा पुल्टा चीजें, तो उसकी वजह से भी होता है कुछ। आयुर्वेदिक रैपी था तो यही कहने लगा कि मुझे बार बार खांसी जुकाम हो जाता है, तो उसको भी मैंने यही समझाया, कहता है हाँ ये बात मुझे अच्छी लगी, हमें एकदम क्लिनिक में घुसना पड़ता है, अंदर एसी होता है, बाहर निकल जाते हैं धूप में तो फिर ये बार बार हो जाता है मुझे। मैं कहा इसका ध्यान रखो भाई। तो आप भी पेशेंट्स को देखें तो उससे हिस्ट्री लेते समय पूछ लीजिए एकदम वेरिएशन हो, क्योंकि एक बार पहले मैंने कार ली तो एसी चला के आ गया था, दोपहर को 1 बजे ड्यूटी से आया और गाड़ी थोड़ा दूर पार करनी पड़ती थी तो बाहर धूप थी और शाम को मुझे हाई फीवर हो गया। अब कारण मैंने ढूंढा कि वो एसी चला के आया था और एकदम गर्मी में बाहर निकला, उसके कारण फीवर हो गया। तो तब से मेरे दिमाग में ये बैठा हुआ है, तो मैं पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ एकदम बॉडी टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। जी सही बताया सर आपने। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज, आप लोग जो भी बताते हैं सभी को फायदा होता है। प्लीज शंकर प्रसाद जी कुछ बोलिए सर, तकदीर जी आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं, क्या आप लोग सोचते हैं? गंगवार सर बोलिए सर। हाँ प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, बताइए। हाँ सर, पेशेंट था अभी ये 2 साल पहले, क्रॉनिक पेशेंट था, वैसे तो आते ही रहते हैं सर सर्दी जुकाम के, लेकिन क्रॉनिक पेशेंट था वो बाई प्रोफेशन वो टीचर थे बेसिक में, तो सुबह सुबह उन्हें स्कूल जाना पड़ता था, तो 62 पे टेस्ट आया था, जबरदस्त ठीक है, नाक बहना, उनके 2 2 3 3 रूमाल जो है 1 2 घंटे में खराब हो जाते थे, गिर जाते पूरी तरह से। तो सर मैंने ये सबने ट्रीटमेंट दिया है, ये दिया था, और त्रिभुवन कीर्तिराज, महालक्ष्मी विलास, चित्र खरीदती वगैरह इस तरह से मैंने सब दिया सब था, लेकिन सर वो जैसे ही थोड़ा सा भी हेतु शेयर होता था तुरंत दोबारा से रियाकर हो जाता था।
जी मतलब सर। लेकिन पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया वो। आराम तो बहुत हुआ उन्हें, ठंड वंड लगती थी, जैसे स्कूल से आते थे वो सब दूर हो गई उनकी, लेकिन समस्या वही रही सर कि क्या नहीं तो कहते हैं। उनको ज्यादा टाइम तक 3-4 महीना आपको ना रसायन देना चाहिए था, पिपली रसायन, अवलेह जो आता है, पिपली रसायन अवलेह या कंटकारी अवलेह, कंटिन्यू थोड़ा देते ना तो उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाता। यहाँ पे प्राणवश स्त्रोतस की सोच के करना है हमें, तो वो ज्यादा अच्छा फायदा होता है सर। जी सर ठीक मैं है। ऐसे पेशेंट में ना नस्य भी रेगुलर बोलती हूँ करने को, अच्छा तो भी आराम रहता है। मतलब उनसे कहती हूँ 2-2 बूंद आप डेली आप डालिए अणु तेल का या षडबिंदु तेल का। मैं तो बोलता हूँ कि आप घर पे क्या करिए कि एक किसी कटोरी में गाय का घी निकाल लीजिए, उंगली को डिप करिए, इंडेक्स फिंगर को, और नाक में लगा दीजिए। ऐसा करिए, 1 साल करिए, पूरा ठीक ही रहेंगे, कभी नहीं होगा आपको। गाय का घी को केवल लगा देना है नाक में ऐसे घुसा के चारों ओर, तो हो जाता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। एक कपालभाति भी पेशेंट को मैं बोलता हूँ कि ये करिए आप रेगुलर, तो वो उससे भी बार बार जो प्रतिशय होता है वो ठीक होता जाएगा। जी ठीक है। वैद्य संदीप कुमार जी कुछ बोलना चाहेंगे? तकदीर जी, राजकुमार जी, अजय जी, कुछ बोलिए आप लोग। डॉक्टर रमनजीत कौर मैम कुछ बोलिए कृपया। माधुरी मैम, शर्माइए मत, बोलिए, आप सब लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। नहीं बोलना। डॉक्टर आदित्य झा जी, आप लोग का कोई और अनुभव है व्योषादि वटी, एलादि वटी, तालिसादि वटी के अलावा? बोलिए बोलिए सर। नमस्ते सर। हाँ सर बोलिए, आदित्य जी बोलिए, फिर श्रीनिवास जी बोलेंगे। बोलिए सर। सर जैसे जो सरकारी दवाइयाँ आती हैं, औषधियाँ आती हैं, मैं उनको ट्राई करता हूँ तो उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश भारत सरकार की तरफ से एक आयु रक्षा किट आती है, जिसमें एक च्यवनप्राश रहता है, संसमनी वटी रहती है, अड़ू तेल रहता है नस्य के लिए, और आयुष क्वाथ रहता है। तो इनका प्रयोग करने से बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। साथ में हम जो ऐड करते हैं वो त्रिभुवन कीर्ति है, चंद्रामृत रस है, आयुष 64 भी दे देते हैं, और सितोपलादी है, तालिसादी और अभ्रक भस्म, और अड़ू तेल, और षडबिंदु तेल, इनका प्रयोग करते हैं। तो साथ में सर हरिद्रा खंड भी। तो लगातार पेशेंट अगर 3-4 महीने यूज करता है तो लगभग 60 to 70% उसको रिलीफ हो जाता है, और लॉन्ग टर्म लेता रहता है तो कई पेशेंट तो मेरे ठीक भी हो गए हैं। बहुत बढ़िया बताया आपने, थैंक यू सर। और डॉक्टर श्रीनिवास जी, आप कृपया बोलेंगे? सर नमस्ते सर। हाँ सर। सर आप कहाँ से हैं सर? अपने बारे में मैं बताइए। विजयवाड़ा से बात कर रहा हूँ सर, आंध्र अरे वाह, प्रदेश। विजयवाड़ा से, बहुत बढ़िया सर, बताइए सर। सर मेरा हिंदी उतना परफेक्ट नहीं है, सर थोड़ा गलती हो गई तो माफ कर दीजिए। हम आपके फीलिंग्स और इमोशन से कनेक्ट हो गए हैं, दिल से दिल जुड़ गया है। आप जो भी बोलेंगे हमें समझ आएगा। आप बोलिए सर। आप सर, मैं इंग्लिश में तो- भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलिए, तेलुगु में बोलिए, बोलिए सर आप। सर मैं क्रॉनिक साइनसाइटिस में तो रसमानिक रस और षडगुण सिंदूर सीतोफलादी चूर्ण में मिला के देता हूँ सर, जी सर। और रस अच्छा माणिक्य- रिजल्ट आया। क्या अच्छा क्या बोले रिजल्ट सर? आया। रस माणिक्य और शिला सिंदूर? नहीं सर, रसमानिक और रस सिंदूर, षडगुण सिंदूर। षडगुण सिंदूर और ये इसमें तालिसादी नहीं तो सीतोफलादी में मिला के देता हूँ सर। 60 mg से 120 mg तक देता हूँ सर पर डोज, कैप्सूल में भर के। अच्छा रिजल्ट आते हैं सर, 2 घंटा का अंदर रिजल्ट दिखता सर इससे। जी आप लोग लिख लीजिए, ये सर ने जो और इसका साथ साथ हाँ सर सर प्लीज सर एक बार रिपीट कर दीजिए। रस माणिक्य और रस सिंदूर। हेलो। श्रीनिवास सर एक बार रिपीट सर। कर दीजिए, लोग लिख रहे हैं। रसमानिक रस, षडगुण सिंदूर। इसको तालिसादी में या सीतोपलादी में ऐड करके कैप्सूल में ऐड भर के करके दे तुम सर। हम ये षडगुण सिंदूर थोड़ा ज्यादा कम हो गए तभी परवाह नहीं। ये रसमानिक रस पर डोज 60 mg से 120 mg तक देना सर। बहुत बढ़िया बताया सर आपने। ये देखिए, ये विद्वान है, साउथ इंडिया के विद्वान लोगों से बहुत कुछ सीखने को चाहिए, हमें सीखना चाहिए। चित्रता हरित की ये इसका साथ देते हूँ सर, साथ साथ में।
अच्छा रिजल्ट आते सर। जी सर। 2 दिन में तो बहुत खुशी हो जाते पेशेंट को। जी आप लोग लिख लीजिए सर, सब लोग। ठीक है सर, चित्रा खरीद की कितना देते हैं अंदाज से डोज? अंदाज 1 चम्मच सुबह में, 1 चम्मच शाम में सर। जी बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा बताया। विद्या सर मैं जितना बांटते हैं सर, उतना दूसरे लोग को फायदा होता है। जी सर सर। मैं एक आपको पूछना चाहता हूँ सर। हाँ सर पूछिए। एडिनाइड्स में कौन सा क्या दवा देना सर? एडिनॉइड्स में एक तो सर पहले हम तो हेतु निकालते हैं कि वो हाँ। क्यों है। दही खाने से हो रहा है क्या, या फिर वो वेग अवरोध करने से हो रहा है, छींक का वेग या कोई भी मल मूत्र का वेग, ऐसे वो क्या हेतु है। ठंडा पानी पी रहे हैं क्या, चिल्ड वाटर, दही रात को खा रहे हैं क्या, वो पहले हेतु निकालते हैं, वो हेतु बंद करते हैं। फिर एडेनॉइड्स है ना, एडोनेनाइटिस ऐसे बोलते हैं ना, तो हाँ उसका सर। आइटिस जब आता है तो हम सूक्ष्म त्रिफला देते हैं। त्रिफला का काढ़ा को त्रिफला के चूर्ण में 40 बार 45 बार भावना देने से सूक्ष्म त्रिफला बन जाता है, वो देते हैं। और हम त्रिभुवन कीर्ति, गंधक रसायन, एकेटी, अमृता गुगुल, कैशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये जब देते हैं तो वो पूरी तरह से सूख जाता है। या फिर मांस पाचक, मेदो पाचक, ये देते हैं, पूरा ठीक हो जाता है। सर ओके सर, थैंक यू। अगर आपको ऐसे कोई चैलेंजिंग केस हिस्ट्री लेने के लिए आप ना ऐसे मैसेज करिए, मैं केस शीट देता हूँ आपको। केस शीट अगर फिल करेंगे ना तो सर और ज्यादा क्लियर होता है कि पेशेंट विरुद्ध अन्न खा रहे हैं क्या, ठंडा पानी पी रहे हैं क्या। वो केस शीट भरेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा सर। सर ओके सर। जी अगर Thank you, आप sir. कहीं भी ट्रीटमेंट में अटकते हैं तो आप लोग मुझे कॉल करा करिए, मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बाकी किसी को कुछ बोलना है क्या? देखिए आज कितना बढ़िया बढ़िया अच्छा लग रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है आज का डिस्कशन? मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, 8:15 पे फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। जी थैंक यू।